हेलो नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि फिर से हम लोग लेके आ चुके हैं आपके सामने जीके जीएस से इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड एमसीक्यू जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, भारत में होने वाली हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे भारत का महान बुद्ध पुरुष कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले है ऑप्शन में आपके साथ, दादा भाई नौरोजी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है या मौलाना आज़ाद है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, लेकिन यहाँ पे आपके डिटेल्स में जो है आंसर भी दिया गया है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग यहाँ पे सुनने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, दादा भाई नौरोजी। लेकिन यहाँ पे आंसर में कुछ डिटेल्स में लिखा गया है, उसको भी कवर करते हुए हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं। तो कहता है कि दादा भाई नौरोजी जो है राजनेता, उद्योगपति और शिक्षाविद थे। इन्हें भारत का महान बुद्ध पुरुष कहा जाता है। किनको? दादा भाई नौरोजी को भारत का महान पुरुष के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1851 में गुजराती भाषा में रास्ता गुप्तार नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। किसका प्रकाशन किया था? तो रास्ता गुप्तार। याद रखने वाली बात यहाँ पे है कि एक क्वेश्चन से अनेकों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इतनी डिटेल्स में आपके सामने इस पीडीएफ को तैयार किया गया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। उन्होंने 1887 में, किन्होंने? दादा भाई नौरोजी ने। इनको भी याद रखना है। 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय बने। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए साबित हो सकता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कन्वेंशन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थी। उम्मीद है कि एक क्वेश्चंस में अगर 30 से 40 सेकेंड लग रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। दूसरा नंबर सवाल है कि इनमें से किसने आनंद मठ लिखा? काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड भारत में होने वाले प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है आनंद मठ। आनंद मठ प्यारे साथियों ऐसा किताब है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं, और निश्चित रूप से आप जिस भी सेक्टर्स में तैयारी कर रहे हैं उसमें भी निश्चित रूप से आपसे पूछे जाएंगे। तो किसने आनंद मठ लिखा? विद्यासागर ने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है, या शरत चंद्र बोस, या बंकिम चंद्र चटर्जी? याद रखिएगा, यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए डिटेल्स में कुछ जानते हैं। तो कहता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी 19वीं शताब्दी के विद्वान, कवि तथा उपन्यासकार थे। कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी के विद्वान थे, कवि तथा उपन्यासकार थे। इन्होंने 1870 के दशक में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की, जिसे वर्ष 1882 में आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया। याद रखिएगा, 1870 के दशक में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की जो रचना है ये किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला लाइन कहता है कि आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक का उल्लेख किया गया है। यह विस्थापित किसानों और धार्मिक भिक्षुओं के नेतृत्व में विस्थापित सैनिक का विद्रोह था, जिन्हें वारेन हेस्टिंग्स ने कुचल दिया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, किसने कुचला था? वारेन हेस्टिंग्स ने इसको कुचल दिया था। चलिए, इनकी प्रमुख रचना कपाल कुंडला, मृणालिनी और आनंद मठ आदि है। तो आनंद मठ इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किसने आनंद मठ को लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी गरम दल, उग्रपंथी कहने का मतलब है कि गरम दल का नेता, ऐसे कह सकते हैं गरम दल, और नरमपंथी यानी ठंडे दल से अलग कब हुए? दो दल थे प्यारे साथियों जो कि एक ही साथ थे, एक था नरम दल और एक गरम दल। कहने का मतलब है कि दो प्रकार के आदमी होते हैं, एक नरम आदमी होते हैं, गरम यानी एक गुस्सैल वाले आदमी होते हैं, एक ठंडे दिमाग से काम करने वाले। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में जो थे उग्रपंथी गरम आंदोलन और नरमपंथी ठंडे दल से अलग कब हुआ था? तो ये जो है 1907 में हुआ था। याद रखिएगा, कब हुआ था प्यारे विद्यार्थी? 1907 में हुआ था। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का विभाजन नरम दल उग्रवादी और गरम दल उदारवादी और उग्रवादी में हो गया। कब हुआ?
1907 में। विभाजन का मुख्य कारण कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता थी। विभाजन का क्या था मुख्य कारण? कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की क्या थी? अध्यक्षता। उदारवादी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उग्रवादी जो है लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लाला लाजपत राय कौन से दल के नेता थे? तो उग्रवादी दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे। अतः उदारवादी नेता रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया और कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन आपके लिए है, काफी क्वेश्चंस जो है यहाँ से भी पूछे गए हैं। चलिए 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना यहाँ पे आपसे पूछे गए किसने किया था? श्याम कृष्ण वर्मा ने, लाला हरदयाल ने, या सरदार अजीत सिंह, या सरदार भगत सिंह। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, लेकिन 1905 के जब बारे में बात की जाती है तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, जी हाँ दोस्तों, श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम आता है। इन्होंने क्या किया था? लंदन में होम रूल सोसाइटी 1905 और इंडिया हाउस की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार करना था। तो याद रखिएगा, लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना करने वाले का नाम श्याम कृष्ण वर्मा, जो कि 1905 में किया था। चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड वेटेज रखता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अगस्त 1942 की बात है। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव जो है पारित किया गया? मुंबई में याद रखिएगा, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था भारतीय कांग्रेस पार्टी की, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो उसमें जो था भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय, याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। कब किया गया था? ये बात है 9 अगस्त 1942 की, याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। को आरंभ किया गया था। इनका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। क्या था? भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। कहने का मतलब ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ के आदमी नहीं छोड़ रहे थे, बल्कि ब्रिटिश सरकार को ये कह रहे थे कि आप भारत छोड़ो और यहाँ से भागो। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। इसके लिए 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अबुल कलाम, याद रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया। किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया? तो ये भी याद रखने वाली बात है प्यारे विद्यार्थियों, अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया अखिल भारतीय आंदोलन था, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। इन्हीं में करो और मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया गया था, वो भी महात्मा गांधी जी के द्वारा अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुई थी। तो याद रखिएगा, अगस्त 1942 से क्वेश्चन पूछे गए थे अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में। तो ये बिहार एसआई में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। याद रखिएगा, बिहार एसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चंस की ओर। तो इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? देखिए क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है। कौन सी नेता जो है नरमपंथी था? एक ही तरीके से इसमें जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं सभी रिपीट क्वेश्चंस है और यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, लेकिन दो क्वेश्चंस आपको सेम मिलता हुआ दिख रहा है। दादा भाई नौरोजी जो थे ये नरमपंथी का क्या था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गरमपंथी का था। तो नरमपंथी के थे दादा भाई नौरोजी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। क्या ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं? चलिए डिटेल्स में जानते हैं। तो कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं का दृष्टिकोण सुधारवादी था। ये संवैधानिक तरीके से अपने मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। इनमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता आदि प्रमुख थे। याद रखिएगा, जो भी था इनमें उनका भी नाम दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की? 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, स्टार मार्क में कर देता हूँ यहाँ पे। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? ये जो क्वेश्चन है
अभी तक बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। होम रूल लिंक की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था प्यारे विद्यार्थियों? श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि आप याद रख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो डिटेल्स में अगर हम लोग पढ़े यहाँ पे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहता है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, 1 मिनट, जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने वर्ष 1916 में होम रूल लिंक की स्थापना पृथक रूप से की थी। तिलक ने होम रूल लिंक की स्थापना पूना में अप्रैल 1916 में की थी, जिसकी अध्यक्षता जोसेफ बतिस्ता ने की थी। जबकि एनी बेसेंट ने होम रूल लिंक की स्थापना सितंबर 1916 में अड्यार मद्रास में की थी। तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और 7 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि 2024 और 25 में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं सभी में आ सकता है, वो भी 100%। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हुआ था 1884 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे साथियों? 1884, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में किया गया। कहता है इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यानी आईएनसी, इंटरनेशनल नेशनल कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था थी, जिसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम एवं हेनरी कॉटन द्वारा 1884 ईस्वी में की गई थी। कब किया गया था? 1884 ईस्वी। ये भी आपको यहाँ पे याद रखने वाली बात है। तो ये भी क्वेश्चन जो है इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी, ये भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बहन दोस्त जितने भी है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी ग्रुप में आप एक बार शेयर करके फटाफट से बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज्य की घोषणा जब की गई थी तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस, याद रखिएगा, मनाया गया था। तो इसके बारे में भी डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोषणा 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुई लाहौर अधिवेशन में कर दी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 ईस्वी का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कहने का मतलब है कि अध्यक्षता उन्होंने किया था और सबसे पहला प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए है। सबसे पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड सबसे पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी आपके लिए वेटेज रखता है और ऐसे सवाल जो है पूछे जाते हैं। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना, याद रखिएगा, ये जो है 2 सितंबर 1946 में किया गया। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को नव निर्वाचन संविधान सभा ने भारत के अंतरिम सरकार का गठन किया, जो 15 अगस्त 1947, कब? 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में बनी रही। अंतरिम सरकार की कार्यकारी शाखा का कार्य वायसराय की कार्यकारी परिषद करती थी। तो यहाँ पर भी ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। भारत ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा क्यों लगाया भारतीयों ने? तो जरा इस पर विचार करने वाली बात है। तो कहता था कि कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण, मतलब ये भारतीयों में साइमन कमीशन जो था प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक भी भारतीय नहीं था। क्या था? एक भी भारतीय न होने के कारण इसका विरोध किया और नारा लगाया साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया। तो डिटेल्स में अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है तो देख सकते हैं कि साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण, कौन था? अंग्रेज था। कांग्रेसियों ने इसे पॉइंट मैन कमीशन कहा और देश भर में इसका विरोध हुआ। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इस आयोग की स्थापना हुई। इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिया जाए। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928
ईस्वी में भारत आया। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था, साइमन कमीशन। ये भी आपको याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशय क्यों रखा? आमरण अनशय पे बैठा था महात्मा गांधी, 1932 की बात है। तो यहाँ पर जो था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा जो किया गया था, उसके लिए अनशन पर बैठे थे महात्मा गांधी। वर्ष 1932 की बात है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था उस समय? रेजमे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पहचान के माध्यम से मुसलमान, ईसाइयों और सिख, आंग्ल भारतीयों, पारसी, दलितों एवं महिलाओं के लिए प्रत्येक संविधान मंडलों की पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करने की घोषणा की। यह प्रणाली दलितों पर विशेष रूप से लागू थी। इसके विरोध हेतु गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन यानी वरवदा जेल पूना प्रारंभ किया था। परिणामतः पूना पैक्ट संपन्न हुआ। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है काफी बार पूछे गए। आमरण अनशन पर क्यों बैठे थे? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के पृथक चुनाव की घोषणा की थी, इसलिए महात्मा गांधी जी ने अनशन पर बैठे थे। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एमबीबीआई क्वेश्चन है आपके लिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे सवाल बिल्कुल उससे पूछे गए हैं और आने वाले 24-25 में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से बनेंगे। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी जरा बताइएगा। यहाँ पे ब्लैंक्स आंसर को छोड़ा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है काफ़ी वेटेज रखता है और बिहार एसआई के एग्जाम में इसका आंसर गलत भी दिया गया था। अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिकी के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से अमेरिका में ही रह रहे भारतीयों को संगठित करने के लिए हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह फाकना थे। केसर सिंह उपाध्यक्ष और लाला हरदयाल महामंत्री थे। गदर पार्टी ने अपना पहला अखबार 1913 ईस्वी में उर्दू में निकाला था। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला लाजपत राय को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका आंसर अभी तक बोर्ड के द्वारा जारी नहीं किया गया। 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? 1942 की बात है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? जरा यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं। कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन और मुंबई अधिवेशन। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल मुंबई अधिवेशन, याद रखिएगा। डिटेल्स में आप पीडीएफ मिलेगा जब आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रपति होता है सबसे पहले उस देश का सबसे प्रथम व्यक्ति माना जाता है। इसमें दिया हो या ना दिया हो, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है सबसे पहला व्यक्ति उस देश का माना जाता है, याद रखिएगा। और राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष भी होते हैं भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद भी कुछ यहाँ पे दिए गए हैं राष्ट्रपति के बारे में, जरा उसको भी मैं रीडिंग कर देता हूँ। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का कार्यपालक अध्यक्ष तथा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। और अनुच्छेद 61 जो होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो महाभियोग लगा के आप लोग राष्ट्रपति को हटा भी सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 61 के तहत। 16 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो भारत का नागरिक हो, बिल्कुल किसी भी चुनाव लड़ने के लिए आपको भारत की नागरिक होना बहुत जरूरी है। चुनाव लड़ने के लिए प्रधानमंत्री का चुनाव हो, राष्ट्रपति का हो, 35 वर्ष से अधिक आयु का होना बहुत जरूरी है। उसमें लोकसभा के सदस्य निर्वाचन होने के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, बिल्कुल। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ऐसा बिल्कुल भी इनके लिए नहीं है। कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य बिल्कुल नहीं हो सकता राष्ट्रपति। हमने जैसा कि आपको बताया कि उस देश का सबसे प्रथम व्यक्ति होता है, भारत का राष्ट्रपति हो या किसी देश का राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नहीं पूछा गया था, याद रखिएगा। कुछ यहाँ पे डिटेल्स में दिए गए उसको भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं वर्णित है। और भारत का नागरिक हो, 15 वर्ष, वही चीज़ें इसमें भी लिखी गई है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो ये 1 महीने के अंदर आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। भारतीय संविधान में
उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, जो संविधान के भाग यहाँ पे 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक उल्लेखित है, जिसमें 3 प्रकार के आपात राष्ट्रीय आयात, राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की बात की गई है। मंत्रिपरिषद है, तो मंत्रिपरिषद याद रखिएगा कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है, इसको भी जरा याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। राज्यपाल का जो वेतन होता है किस कोष से आता है, तो ये राज्य के संचित निधि से आता है। डिटेल्स में जो भी दिए गए हैं आप लोग इसको पढ़िएगा। 3,50,000 जो है राज्यपाल का वेतन होता है, याद रखिएगा। कुछ संशोधन भी दिए गए हैं, उसको भी ज़रा आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जब आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है, तो सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कहता है कि संसद में सामान्यतः बहुमत दल को ही सत्ता दल कहा जाता है, जिसके संसद सदस्य किसी एक सदस्य को, वह संसद हो अथवा सत्ता दल का कोई सदस्य, प्रधानमंत्री पद के लिए अपने सत्ता दल का नेता स्वीकार करते हैं, वह बहुमत दल की अध्यक्ष भी हो सकता है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय संसद न होने पर उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना आवश्यक है। ये भी कुछ कंडीशन होते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। चलते हैं हम लोग जरा नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पे इस पॉइंट में जो आपको याद रखने वाली बात है, वो सबसे पहला है कि अध्यक्षता मतलब संसद हो या सत्ता दल का कोई भी सदस्य होना है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि 7वें संविधान संशोधन जब किया गया तो अधिनियम 1956 द्वारा अनुच्छेद 153 में से एक प्रंतुक जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। समझ में आया। चलिए चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। लेकिन उम्मीद है कि यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, और आज की क्लास में हम यहीं पे रोकना चाहेंगे क्योंकि 21 नंबर क्वेश्चन हो गया आपके सामने, और इसको आप ज़रूर तैयार करके रखिएगा क्योंकि इसमें डिटेल्स में कुछ भी दिए गए थे। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड डायरेक्शन भी दिए गए हैं। ज़रूर एक बार रीडिंग कीजिएगा, एक बार इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरे समझ में आ जाए। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिए। अपना अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।